Assalamu alaikum. In this lecture, what we are going to study, that is very easy topic, and we will try to sum up and conclude this chemical equilibrium in one short lecture. तो इंशाल्लाह ताला अभी हम स्टार्ट करते हैं और हम चीज़ें समझते जाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम क्या देखना चाह रहे हैं और उन चीज़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा, 10th केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट चैप्टर इन पैडल बोर्ड एंड इन पंजाब बोर्ड, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ हम बाद में जाएंगे। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? अब हम इतने कम टाइम में केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी बार बोल चुके हैं, लेकिन उससे पहले सर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर हम कलर यहाँ से चेंज द कलर फर्स्ट, देन स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास फोर से आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो। केमिकल रिएक्शंस में आपके पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है आपके पास रिएक्टेंट और एक होता है आपके पास प्रोडक्ट होती है। अब रिएक्टेंट को आप केमिकल इक्वेशन के अंदर, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो, रिएक्टेंट्स को आप लेफ्ट साइड पर लिखना प्रेफर करते हो और प्रोडक्ट को आप राइट साइड पर लिखना प्रेफर करते हो। अच्छा, अब क्या होता है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं 9th लेवल तक या छोटे लेवल तक हम जो चीज़ें देखते हैं, दैट इज कि आपके पास जो भी रिएक्टेंट होता है, लेट्स से ए प्लस बी आपके पास रिएक्टेंट है, दे गोना कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी। अब क्या होगा, स्टार्टिंग में मे बी आपने ये 100% लिए थे, यहाँ पे इसको चलो परसेंटेज हम छोड़ देते हैं, हम सिंपली एक बात करते हैं कि आपने ए प्लस बी 100 लिए थे दोनों मिलाकर। यहाँ आप इस तरह से कर लो, हम ज़्यादा एक इजी रिएक्शन लिख लेते हैं कि ए को आप कन्वर्ट कर रहे हो मे बी बी के अंदर, और स्टार्टिंग में आपके पास ए 100 थे जब आपके पास क्या था, टाइम इक्वल टू 0 था। अब टाइम आपके पास चलना स्टार्ट हो गया और टाइम मूव ऑन हो गया, मतलब टाइम का कुछ आपके पास आप कह लोगे कुछ टाइम टी चल रहा है, टी सेकंड चल रहे हैं, टी मिनट चल रहे हैं, टी आवर चल रहे हैं। उस टाइम पर क्या होगा कि आपके पास रिएक्टेंट कम से कम 0 रहते हैं, मतलब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो प्रोडक्ट है बी है, चाहे वो मे बी 100% हो सकती है, मतलब 100 हो सकती है, मे बी 90 हो सकती है, मे बी 80 हो सकती है। हमारा वो कंसर्न, हमारा जिस चीज़ से कंसर्न है वो कंसर्न इस चीज़ से है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। सही है, यहाँ पर उसको बोल लो कि हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सही है। अब इस तरह के जो रिएक्शंस हैं जहाँ पर एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो ज़ीरो रहते हैं, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को आप बोलते हो कंप्लीट रिएक्शंस। कंप्लीट केमिकल आप रिएक्शंस बोलते हैं। अच्छा, अब हमारा ये कंसर्न नहीं है कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस में कि आपके प्रोडक्ट 100 बने हैं कि नहीं बने, बेशक उस 90 बने 80 बने, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जिस चीज़ से लेना देना है दैट इज रिएक्शन। अगर तो रिएक्टेंट आपके पास 0 रह गए, देन 100% बात है कि वो आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। अब सिर्फ एक और तरह के रिएक्शन अगर हम चेक करते हैं, अब उसमें क्या हो कि स्टार्टिंग में आपके पास ए थे और बी आपने बनाने थे, जब टाइम 0 था, दैट टाइम पहुंचे 0 सेकेंड, मतलब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो क्या आपके पास ए 100 थे और उस टाइम पर आपके पास बी को 0 थे। अब क्या हो, इस तरह से चीज़ें हो जाएं कि ए आपके पास जब 70 रह गए ना, तो 30 आपके पास बी बन चुके थे, मतलब आपकी प्रोडक्ट 30 आ चुकी थी। अब जिस टाइम पर 30 है आपकी प्रोडक्ट और जिस टाइम पर आपके पास रिएक्टेंट आपके 70 हैं, तो क्या हुआ इस टाइम पर कि ठीक है ए से बी तो बन रहे हैं, मतलब एक रिएक्शन तो ये चल रहा है ना जो चलना चाहिए था, ए से बी बन रहा है, लेकिन सेम टाइम पर क्या हुआ, बी से वापस ए बनना भी स्टार्ट किया। मतलब अगर आप ये बात करो, ए से इस साइड पर जाने वाले, मतलब ए कितने बने मे बी 10 ए बी में कन्वर्ट, तो ये वाली साइड आपके पास से 70 से 60 रह जाएगी और ये साइड आपके पास 30 से 40 हो जाएगी। जिस टाइम पर जो आपके 10 ए बी में जा रहे थे, उसी टाइम पर आपके 10 बी आपके वापस ए में कन्वर्ट हो रहे थे, तो अगेन ये आपके पास 30 रह जाएंगे, अगेन आपके पास ये 70 हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मतलब ये आपके रेक्टेंगल पर दोनों 70 30 रह रहे हैं। आप ये कुछ और भी कर सकते हो, 60 40 रह रहे हैं, मतलब इन दी एंड, मतलब हम एक दोनों दो तरह के रिएक्शंस का हमने कंपैरिजन लगाया था और उन दोनों रिएक्शंस को हमने 1 घंटे का टाइम दिया था कंप्लीट होने के लिए। एक तरह के रिएक्शन में क्या हुआ, घंटे बाद वो रिएक्टेंट तो 0 हो गए, लेकिन इस तरह के रिएक्शंस में आपके जो रिएक्टेंट थे
दैट डजंट बिकम इक्वल टू जीरो, मतलब आपके जीरो रिटर्न नहीं हो सके। इस तरह के रिएक्शंस को आप बोलते हो इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। मैं सिंपल इसको इनकम्प्लीट रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो आप इसको कंप्लीटली इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हम डिफरेंस लिखेंगे और इनके हम डिफरेंट नेम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ये आ जाएंगे और इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन आपके पास हम यहाँ पर लिख सकेंगे। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कंप्लीट केमिकल रिएक्शन में, आपके all reactions converts into प्रोडक्ट। आपके जितने भी रिएक्शन थे वो सारे के सारे उन्होंने क्या बना दिया आपके पास, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है कि ऑल रिएक्शंस डू नॉट डोंट गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सके। मतलब आप ये कह लो कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो हमारा एक्सपोज टाइम था वहां पर आपके पास रिएक्टेंट इस केस में जीरो रह गए हैं, और यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट जीरो नहीं है, कुछ पड़े हुए हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन सिंगल डायरेक्शन। तो ये सिंगल डायरेक्शन में ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। इस बेस पर हम इन रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस भी बोल सकते हो, यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस भी बोल सकते हो आप। सही है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है दो डायरेक्शंस में प्रोसीड कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगी, टू डायरेक्शन रिएक्शन चल रहा है। सही है। इस बेस पर आप इन रिएक्शन को क्या बोल सकते हो, बाय डायरेक्शनल केमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो सिंगल डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, किस तरह से मूव कर रहा है, अब आप उसको बोले लो कि ये जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूव करते हैं। अच्छा, इसी बेस पर आप लोग क्या बोलते हो, ये इनका जो रिएक्शन है वो एक ही कंपोनेंट पर बेस करता है, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट भी जा रहे हैं और राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं। तो मतलब इस इन तरह के रिएक्शंस के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे और दूसरे आपके पास रिवर्स रिएक्शंस। तो आप इनको इस तरह से एक्सप्लेन करो। अच्छा, देन इस तरह के रिएक्शंस को आप क्या बोल रहे हो, अगर एक डायरेक्शन में वापस नहीं आ रहे तो हम इनको सेकंड नाम दे सकते हैं क्या, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो इनके दरमियान भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है। देन आपके पास इन तरह के रिएक्शंस को आप क्या बोल सकते हो, इनको आप बोल सकते हो, अब ये रिवर्स आ रहे हैं, रिवर्सल डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर आ रही है, तो आप इनको बोल सकते हो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो। तो अब यहाँ पर हम 5 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब साथ में कोई भी आप एग्जांपल डिस्कस कर सकते हो कि यहाँ पर क्या चलेगी। लाइक हम यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वाटर की फॉर्मेशन हम करेंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जस्ट आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर जो आप केमिकल रिएक्शन लगा सकते हो दैट इज, यहाँ पर आपके पास क्या लगेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ से आपके पास अमोनिया बनेगा। तो ये अब सिंपल इसको आप बैलेंस कर लो तो आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस। अब एक चीज आप गौर से चेक करो, अगर हमने ना इस रिएक्शंस की कुछ रिप्रेजेंटेशंस की हैं, लाइक उनको डिनोट किया, आप चेक करो। जो आपके पास ये वाले रिएक्शंस हैं, मतलब कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। सही है। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो, उनका क्या बोलते हो, सिंगल हेडेड एरो। जहां पर ये लगा होगा वहां पर आप समझ जाओगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वहां पर आप समझ जाओगे ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हैं। ये इस तरह से आप चीजें इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। सॉरी, देन यहाँ पर 7 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, 8 हम वैसे पहुंच गए। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चेक किया ये साइन हमने ये लगाया, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डबल हेडेड एरो, मतलब ये शो कर रहा है वहां पर दो डायरेक्शन में रिएक्शन मूव ऑन कर रहा है। फिर एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाने लगे, हम ज्यादा एनालॉजी के अंदर डिस्कस नहीं करने लगे, क्यों, हम आगे चलकर जब हम अभी हम अपनी बेस बना रहे हैं तो हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम हमारा चैप्टर उसी पर बेस कर रहे हैं और आगे भी हम उसी को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसकी डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे। जो आपके पास कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस हैं या सेकंड इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस है आपके पास, यहाँ पर नो अटेनिंग
नो अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं आने लगा। अब जब भी आप केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसका इसके साथ आप ना तीन लफ्ज यूज कर सकते हैं, तीन वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। वो क्या है? एक है अटेनिंग, सही है। दूसरी है आपके पास अचीव द केमिकल इक्विलिब्रियम और मे बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बाद में बात करते हैं डायनामिक क्या होता है, फिलहाल इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट डायनामिक और मे बी केमिकल इक्विलिब्रियम राइट नाउ। अच्छा, अटेन अचीव और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकम्पलिश, आप उसको बोल सकते हैं। अच्छा, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इनकम्प्लीट रिएक्शंस में देयर विल बी अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और देयर विल बी अचीविंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और देयर विल बी अकम्पलिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा आपको मुनासिब लगे आप उसको वो लिख सकते हो। अब अब हम आगे चलते हैं। आपके पास जो आपका अगर बैटल बोर्ड की बात करते हो तो वहाँ पर कुछ एमसीक्यूज आते हैं एक्सरसाइज में और इवन बोर्ड के पेपर में भी। कैटलिस्ट का वहाँ पर आपके पास कंडीशंस का पूछा जाता है। अब यहाँ पर हमने एक पिक्चर ले आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ये तीन हमने रिएक्शंस लेकर आए हैं और ये तीन रिएक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ को, आपके रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस को। आर एक्स का मतलब हम रिएक्शन ही ले रहे हैं, सही है। तो आपको ये छोटे छोटे डेनोटेशंस पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो पहला रिएक्शन आप चेक कर रहे हो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये कंडीशन आपको एमसीक्यू में आती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर है आपके पास। देन नाइट अमोनिया बन रही है आपके पास। ये थोड़ी सी गलत बनी हुई है यहाँ पर, तो ये आपके पास अमोनिया का ये प्रेजेंटेशन है। तो ये आपके पास आपकी बुक में जो मेरे पास बुक है वहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कैटलिस्ट है दैट इज आयरन। अभी कैटलिस्ट की भी थोड़ी देर में बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर अंदर। यहाँ में भी हम सेपरेट वीडियो की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर आपके पास 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 एटीएम आपके पास प्रेशर रहेगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है थर्ड रिएक्शन में। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए। ये आपके पास जो रिएक्शन है ये एटमोसफियर के अंदर हो सकता है। जब आपके पास लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो ये आपके पास वहाँ पर रिएक्शन होता है और उस टाइम पर अच्छी खासी आपको हीट चाहिए होती है। हालांकि आपके पास नाइट्रोजन भी हवा में पड़ी है, इसकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। और ये आपके पास ऑक्सीजन है। तो एटमोसफियर में ये रिएक्शन तब होगा जब वहाँ पर लाइटनिंग होगी, हीट जनरेट हो जाएगी। इतनी हीट में आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। फिर आपको पता है आगे HNO3 बनेगी, फिर एसिड रेन का कंसेप्ट निकल जाता है। तो वो हम उसकी तरफ फिलहाल नहीं जा रहे। अच्छा, अब हमारा इशू ये है कि अब हमें पता चल चुका है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, तो बैक टू आवर लेक्चर। हम अ वेरी लिटिल डिस्क्रिप्शन आई गॉट। ओके। अच्छा, हमारा इशू ये है कि ठीक है हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट। मतलब हम यहाँ पर एक बात लिखें, दे विल नेवर गो टू कंप्लीशन। ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारा कंसर्न ये है कि देन व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी दिस, व्हाई आर वी गोइंग टू स्टडी। हम ये रिएक्शंस को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं? तो हम ये स्टडी इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जब कंप्लीट नहीं होंगे तो मतलब यहाँ पर अ, हम कह सकते हैं लेस अमाउंट। अब अमाउंट हम यहाँ पर फिलहाल सूटेबल लफ्ज नहीं है, लेकिन फिलहाल हम यही बोलना चाह रहे हैं, देर विल बी लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर कम बनेगी। तो सिंपली हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को इसलिए स्टडी करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हाउ टू इनहांस आर प्रोडक्ट, हाउ टू इनहांस आर प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक मैं सूटेबल वर्ड लिखूंगा प्रोडक्ट की जगह पर, दैट इज यील्ड। हम अपनी यील्ड को, पैदावार को किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कुछ कंडीशन होंगी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कैटलिस्ट लगाकर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं और किस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। तो एनहांस आप किसी चीज़ को या इसका जो प्रोडक्ट है वो तभी करोगे जब आपको उसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस तरह से चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, लेकिन नॉर्मली इससे रिजल्ट्स वो नहीं आते जो हमें डिजायर्ड हैं, जो हमें रिक्वायर्ड हैं, जो हम चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उन कंडीशंस को चेंज करके चेक करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास अगर पेपर में छोड़ क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है ये कंप्लीशन की तरफ जाते भी नहीं है तो फिर भी इनकी आपको ज़रूरत तो है, तो आप इसके बारे में लिखोगे कि क्योंकि फोर्स अमोनिया है
अब अमोनिया आपके पास किसी और रिएक्शन से बनने वाली नहीं है, बन जाएगी लेकिन वो ज्यादा मुश्किल रिएक्शन हैं, ज्यादा कॉस्टली रिएक्शन आपके पास हो सकते हैं। तो ये एक इजी रिएक्शन है, यहाँ सिंपली आप नाइट्रोजन को पकड़ो, नाइट्रोजन आपकी हवा में पड़ी है, फ्री सोर्स है, हाइड्रोजन आपके पास पड़ी है, फ्री सोर्स है, तो सिंपली यहाँ से आपने अमोनिया ही जनरेट करना ना। लेकिन यहाँ पर अमोनिया आपके पास में भी हम आगे चलकर देखेंगे 33 to 35% इक्विलिब्रियम के टाइम पर हमें मिलती है, तो हमें फायदा नहीं इस रिएक्शन का। तो हम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं कि अच्छा ये किस तरह से बन रही है, किस रिएक्शन पे बन रही है, किस टेम्परेचर पे बन रही है, किस प्रेशर पे बन रही है, किस कैटलिस्ट के जरिए से बन रही है। ये सारी चीजें हम एनालाइज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे अच्छा ठीक है यार, ये टेम्परेचर कम ज्यादा करके देखते हैं, प्रेशर कम ज्यादा करके देखते हैं, अगर तो उस चीज से हमारी जो यील्ड है वो एनहांस अगर हम कर सकते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड। मे बी अगर हम 98% तक ले जाते हैं, तो अब देखो 33%, 35% एक आपको प्रोडक्ट मिल रही है, और एक सेकंड प्रोडक्ट सेकंड एक्सचेंज आपको वही चीज 98% मिल रही है, तो आप 98% को फॉलो करना पसंद करोगे। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस हैं वो हम चेक करते जाते हैं इक्विलिब्रियम के केस में। अब क्या हो रहा है कि जैसे आपने नाइन्थ में छोटे लेवल पर एक चीज पढ़ी होगी कि एवेपोरेशन, और चलो पहले एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है, आपके पास लिक्विड से आपके वाटर वेपर्स, या अगर हम वाटर की खैर नहीं बात करना चाह रहे फिलहाल, हम सिंपली वेपर्स की बात कर लेते हैं। वेपर्स की जब बात करते हैं तो दे आर इन गैसियस स्टेट। अब एक और प्रोसेस है आपके पास, देयर इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो आपके वेपर्स हैं, दे गोना बैक टू आर लिक्विड, जो लिक्विड आपने इवेपोरेट किया था हीट देने से, तो ये वापस आ गया। अच्छा, अब जो ये दूसरा प्रोसेस है ना कंडेंसेशन वाला, ये तब ही चल सकता है जब आपके पास जो आपका सिस्टम होगा वो आपके पास क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। मे बी मतलब क्लोज सिस्टम आपके पास क्या है, क्लोज सिस्टम ऐसी चीज होती है जहां पर आपके पास एनर्जी का एक्सचेंज हो सके विद सराउंडिंग, विद इन्वायरमेंट, लेकिन वहां पर जो मैस है वो कंजर्व रहना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग और इट्स एनवायरमेंट। तो यहाँ पर आपके पास मैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स आप फिजिक्स के अंदर भी डिस्कस करते हो कि जहाँ पर आपके पास ना मैस का एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर आपका जो शर्त है वो क्लोज सिस्टम है। क्यों क्लोज सिस्टम है? क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम तभी चलेगा जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे। सही है। अब अगर रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड कर रहे हैं क्लोज सिस्टम के ऊपर, तो ओपन सिस्टम में आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं लग सकता। जब आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं चलेंगे तो सर क्या होगा, आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो दिस इज हाउ आपके पास व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज सिस्टम इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब आप पानी को वेपरेट करते हो, तो अगर उसको आप ऊपर से ढक्कन नहीं दोगे, मतलब आपके पास पानी को आप बॉयल कर रहे हो, वेपरेट करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर यहाँ पर आपके पास क्लोज सिस्टम नहीं है और आप उसको हीट कर रहे हो, फोर्स से आपके पास एक ये स्टेट है, तो यहाँ पर भी आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ पर जितना भी आपके पास वाटर पड़ा है वो क्या कर देगा, एवेपोरेट कर देगा बाहर की तरफ। मतलब आपके पास सिर्फ एक प्रोसेस हुआ है, कौन सा, एवेपोरेशन का यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ढक्कन लगा हुआ है, तो आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, हो रही है। लेकिन उसी टाइम पर क्या होगा, मीन वाइल आपके जो वेपर्स हैं वापस लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही आपके पास वेपर 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 प्रेशर भी था, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास एवेपोरेशन भी हो रही है और आपके पास यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस भी साइडवेज चल रहा है। तो ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोज सिस्टम, जिस बेस पर आप केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक ग्राफ की। अब ग्राफ हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम सबसे पहले जो चीज़ देखेंगे वो पहले अब चलो हम पहले डेफिनेशन कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद हम ग्राफ्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है? अब केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करते हो, तो आपके पास इस तरह की स्टेट केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अच्छा, क्या इसकी यही कंडीशन नहीं, इसकी ये कंडीशन नहीं, एक और कंडीशन भी है।
जब आपके पास कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाए। अब इसको आप सेम नहीं बोल सकते। अगर आप यहाँ पर इसको सेम बोलोगे दैट इज वेरी absurd थिंग है कि आप इसको आप यहाँ पर सेम बोलोगे। द कंसंट्रेशन शुड हैव कांस्टेंट वैल्यू, दोनों की, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की भी। लाइक 50 है तो 50 ही रहनी चाहिए, अगर 60 है तो 60 ही रहनी चाहिए, चेंज नहीं हो। ठीक है चेंज होगी, ठीक है चेंज होगी, लेकिन जो नेट वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब चेक करते हैं ना नेट वैल्यू आपके पास क्या है। हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन के केस में, एक रिएक्शन हमने लिखा हुआ था रिएक्शन, और साथ में आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स। अब स्टार्टिंग में क्या है कि आपके पास जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब रिएक्शन लगा ही नहीं है, तो रिएक्टेंट आपके पास क्या है 100, प्रोडक्ट आपके पास क्या है 0। जब आपके पास कुछ टाइम गुजरा है, टाइम बिकम्स टू, आप सिंपली कोई भी टाइम टी ले लो, 30 सेकंड हो गए, 30 मिनट्स हो गए, 30 आवर्स हो गए, आपके जो रिएक्टेंट है ना सर ये 70 हो गया, प्रोडक्ट आपके पास 30 है। अच्छा अब चेक करो गौर से कि यहाँ से 5 रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ आए, 5 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ आए, तो आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है दैट इज 35, और जो आपके पास आपके रिएक्टेंट है दैट बिकम्स 65। तो जब 65 आपके पास हो गए तो आपके पास क्या हो रहा है, उसी टाइम में, उसी लम्हे में, जब आपके यहाँ से 5 रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, उसी लम्हे में आपके पास यहाँ से सेम 5 प्रोडक्ट, सेम नहीं मतलब और कोई और हो सकते हैं, 5 प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ भी आ रहे हैं, तो अगेन ये वैल्यू 35 से 30 बन जाएगी, ये वैल्यू 65 से 70 बन जाएगी। दैट मीन कि आपकी जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है ना 70, और यहाँ पर प्रोडक्ट की 30, वो कांस्टेंट रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है चेंज हो रही है, लेकिन जब दोनों रिएक्शन प्रोसीड आपके पास होती है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, तब आपके पास वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। आप चेक करो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम का, वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब वो चेक करते हैं। अब रेट हम बात कर लेते हैं। रेट आपके पास किसी भी चीज का क्या होता है कि कोई चीज हो रही है, मतलब कोई एक्स हो रही है आपके पास किसी टाइम के अंदर, तो जिस टाइम में आपके पास 4 से 5 मॉलिक्यूल इधर से उधर जा रहे थे, तो सेम 5 मॉलिक्यूल आपके पास इधर से इधर भी आ रहे थे। तो दैट मीन, अच्छा टाइम सेम है दोनों के केसेस में, तो आपके पास एक्स की वैल्यू भी सेम है, तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आप इसको आर एफ लिख लो, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो, दे आल्सो बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो दैट मीन यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम होल्ड हो गया है। फिर एक और चीज आप यहीं पर डिस्कस कर लो कि आपकी जो कंसंट्रेशन है ना दैट शुड हैव कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पर ये बात नहीं कर सकते कि वहां पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकते हैं, वो हमारा इससे लेना देना नहीं है। मतलब जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ होगा आपके पास रेट वर्सेस टाइम के अगेंस्ट। रेट आपके पास आपके वाई एक्सिस पर होगा, और जो टाइम है आपके पास दैट ऑन एक्स एक्सिस। अगर अब यहाँ पर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो ग्राफ कुछ आपके पास इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर आपके पास टाइम है, टाइम इस साइड पर आपके पास इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर आपके पास इस डायरेक्शन में रेट है, और रेट आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर देखो आप, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ग्रेजुअल इंक्रीज इन टाइम, आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होना स्टार्ट आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। सेम अगर हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं और हम बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। अब जैसे जैसे आपके पास मैं विद इन 1 सेकेंड आपके पास आ रहा हूँ।
देन बैक टू आवर लेक्चर। देन यहाँ पर आपके पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो स्टार्टिंग में जीरो होगा। क्यों? यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट वो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, जीरो। तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर अब ये चल रहा है, और आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी यहाँ पर आपके पास यही चल रहा है। तो इस स्टेट में आपके पास क्या अचीव हो चुका है, आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम, और सिंपली आई विल से डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर आपके पास ये अचीव हो चुका है। तो ये अब सेम आपके पास जो ग्राफ है वो आप बना सकते हो, एक और भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हो। अब स्टार्टिंग में आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि आपका जो टाइम है वो जीरो है। यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी, और यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस पर टाइम आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में आपकी जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, और ऐसा ऐसा ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और सेम आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में जब टाइम अप्रोचेस टू जीरो है तो ये जीरो होगी, और ऐसा ऐसा आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगी तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप दोनों ग्राफ चेक करो गौर से, अब यहाँ पर हमने रेट्स को सेम किया है, रेट्स को इक्वल किया है, लेकिन यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कहा है, कांस्टेंट किया है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं, सेम हो भी सकती हैं, बट मेजोरिटी केसेस में या यूजुअली आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट आप इसको बोलते हो, सेम नहीं बोलते। अगर आप गलती से कंसंट्रेशन को आप सेम कह देते हो तो जो पॉइंट ऑफ व्यू विल टोटली बी रॉन्ग। मतलब आप इस चीज पर पूरा ही नहीं उतरते, आप इस जो आपको बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम की बेसिक डेफिनेशन आप उस पर पूरा नहीं उतरते, तो आपके जो कंसेप्ट एंड डेटा आर वेरी वीक। देन अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। हमने स्टार्टिंग में बात की थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि एक लफ्ज है हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, हम उसको डिस्कस करें। अब हमने ये बात की केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो आप केमिस्ट्री के अंदर देख रहे हो, दिस इज द सेम इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात करें, दैट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है कि कोई चीज मोशन में भी है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपके पास वो चीज चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर आपके पास क्या है, नो चेंज है। लेकिन डायनामिक का मतलब है कि फिर भी समहाउ वो चेंज होने की कोशिश कर रही है और हो भी रही है, और उन उस चेंज की वजह से वहां पर जो नेट चेंज आ रही है दैट वुड बी जीरो। अब यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चल रहा है, अगर आप देखो आपके पास रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों के नतीजे में आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो आपके पास चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही। तो यहाँ पर जो रेट के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो ये रिएक्शन आपके पास डायनेमिक ही रहेगा, और आप ज्यादातर रेट्स को ही डिस्कस करते हैं यहाँ पर। और अगर आप कंसंट्रेशन की बेस पर इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हो तो दैट मीन कि यहाँ पर आप एक तरह से बोल सकते हो, लेकिन बोलना गलत है, कि ये आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। सही है। तो होप सो आपको इस चीज की क्लैरिटी हुई होगी। देन आपके पास क्या है यहाँ पर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हम 2N नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक रिएक्शन डिस्कस करते हैं।
देन ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हुई होगी, मे भी हुई होगी और हुई होगी, जाती बात है, क्योंकि डबल हेड एरो यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर आपके पास एक आपको पेपर में रिएक्शन दिया और आपसे पूछा जाए कि यहाँ से आप फॉरवर्ड रिएक्शन लिख दो और यहाँ से आप रिवर्स रिएक्शन भी लिख दो इन शॉर्ट क्वेश्चन या इवन एमसीक्यू में, तो आप कैसे लिख सकते हो? अब सिंपली आपके पास जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है दैट इज 2SO2 प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और रिवर्स डायरेक्शन आपके पास क्या बनेगा 2SO3 चेंजेस इनटू सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपके पास क्या है, अ, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आपको पेपर में आ सकता है। देन आपके पास आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट 9.1 होगी, वो आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये अगर नहीं होती तो फिर यू कैन आस्क, तो हम उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन बेहतर है कि आप खुद कोशिश कीजिएगा उसकी। अच्छा, देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का जो टॉपिक है जिसकी बेस पर आगे हम एक चैप्टर भी मतलब ये पूरा चैप्टर आगे कंटिन्यू भी करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ मैथ एक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आपके पास दो केमिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड पेज, उन्होंने आपके ये प्रेजेंट किया था आई गेस 1864 में भी। और देन आपके पास ये लॉ क्या कहता है, ये आपकी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिस्कस करता है, उसको एक्सप्लेन करता है और बताता है कि जो अमाउंट ऑफ एक्सटेंट है वो और प्रोडक्ट है वो किस तरह से रिलेट करती है दूसरे के साथ एट इक्विलिब्रियम, एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो स्टेटमेंट है उसकी बात करनी किस तरह से। जो पहली स्टेटमेंट है जो इसका हम स्टार्टिंग करते हैं लॉ ऑफ मैथ एक्शन की, वो क्या है आपके पास जो रेट है, रेट ऑफ सब्सटेंस, सही है, रेट ऑफ सब्सटेंस एट विच इट रिएक्ट, एट विच इट रिएक्ट, जिस बेस पर जिस रेट पर आपकी जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी सब्सटेंस का एक्टिव मैथ, सब्सटेंस के एक्टिव मैथ के डायरेक्टली लिंक है, एक्टिव मैथ और सब्सटेंस। अब एक्टिव मैथ यहाँ पर आपके पास क्या है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन हम पूरा एक रिएक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि अब इसकी एक और स्टेटमेंट भी है कि जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने भी उसके रिएक्टेंट हैं उनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट, उनके बेस पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की। अब एक्टिव मैथ आपके पास क्या है? एक्टिव मैथ आपके पास वो चीज़ है, वो एक पैरामीटर है, वो एक क्वांटिटी है, वो एक यूनिट है जिस जो आपको बताता है कि कितनी कंसंट्रेशन उस सब्सटेंस की, उस चीज़ की रिएक्ट कर रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब वो कंसंट्रेशन कैसी कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की वो आपके पास क्या कहलाएगी, एक्टिव मैथ, और वो मोलर कंसंट्रेशन आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में या केमिकल रिएक्शन में चल रही होगी। अब इसी मोलर कंसंट्रेशन को आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी डिनोट करते हो और कर सकते हो। जब आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लगी होगी दैट मीन कि आप उस चीज़ की एक्टिव मैथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट मीन आप उसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं इसको लॉ ऑफ मैथ एक्शन के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ मैथ एक्शन है ये एप्लीकेबल है, मतलब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर। क्यों देता है, क्यों नहीं देता कंसंट्रेटेड के लिए, वो हमारा इस लेवल पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है और हम उसको करेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी है, ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं आपके पास, मैं डबल हेडेड एरो यूज कर लूँ, सी प्लस टी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो आप नहीं निकाल सकते हो, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर दो रिएक्शन चल रहे हैं, एक है फॉरवर्ड और एक है आप रिवर्स आपके पास। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो अलग से निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने उसके रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव मैस के, उनके प्रोडक्ट के बराबर। तो ए का एक्टिव मैस मल्टीप्लाई बाय बी का एक्टिव मैस, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको खत्म करना है और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आर एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा तो मुझे साइन खत्म करना है और मैं यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट प्लेस करूंगा, फोर से मैं कांस्टेंट प्लेस कर रहा हूँ के एफ, के एफ इंटू एक्टिव मैस ऑफ ए इंटू एक्टिव मैस ऑफ बी।
अच्छा, तो आपके पास ये आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। देन आपके पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहाँ से आएगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके जो रिएक्टेंट है सी एंड डी, तो उनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज की आ जाएगा, सी का एक्टिव मैस इंटू डी का एक्टिव मैस, दैट इज योर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब इसको आप आर आर से प्रिंट कर लो, साइन चेंज करना है और कांस्टेंट लेकर आना है, तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाएगी और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। होप सो आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है। अब चूंकि हम तसव्वुर कर रहे हैं कि जो आपका अबव रिएक्शन था, अबव मेंशन रिएक्शन था, ये एट इक्विलिब्रियम है, इफ इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट टू सेम टू वट एवर यू वांट टू से टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब अगर आप ऊपर जाओ और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू निकाल के लेकर आओ, तो आपके पास क्या आती है के एफ into product of A, active mass of A and product to active mass of B, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का आपके पास वैल्यू आती है के आर इंटू सी इंटू डी का एक्टिव मास। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पर देख लो, जो के एफ है दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आपके पास एक एमसीक्यू है। जो के आर है दैट इज रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन, ये आपके पास सेकंड एमसीक्यू आपके पास। अब अगर हम ऐसा करें कि जितने भी रेट्स हैं, सॉरी कांस्टेंट, हम आप उनको एक साइड पर ले आओ, मतलब के एफ को डिवाइड करवा दो आप के आर के साथ, मतलब इस तरह से आ गया, और ये आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, मतलब एक्टिव बैच ऊपर आ गया, और रिएक्टेंट की आपके पास यहाँ पर ऐसे आ गया। अब जो उत्तर ये के एफ डिवाइडेड बाय के आर है, यहाँ रेट कांस्टेंट की जो रेशियो दैट इज इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट दैट इज के सी। के सी इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। What is Kc? Kc is your equilibrium constant. अब आपके पास अगर आपने Kc को डिफाइन करना तो आप कैसे करोगे? Kc को आप डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट है, टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट की चाहिए, रिएक्टेंट आपके पास। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को आप आसानी से इस तरह से भी लिख सकते हो, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आपके पास ये वैल्यू भी आ सकती है। अब एक जो फेवरेट एमसीक्यूज है आपके फेडरल बोर्ड में, वो क्या है कि केसी की जो वैल्यू है दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन, फॉर दैट पर्टिकुलर सूट ऑफ रिएक्शन। बाकी अगर आप प्रेशर चेंज करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो आपकी जो केसी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होने लगती। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। अगर आपको पेपर में सवाल एमसीक्यूज आ जाए कि केसी की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका जाहिर सी मतलब है कि क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तभी केसी की वैल्यू 1 आ सकती है ना। अगर आपके पास प्रोडक्ट 5 है, रिएक्टेंट भी 5 होगा, तभी तो आपके पास केसी की वैल्यू 1 आने लगी है, वरना नहीं आएगी। अगर आपके पास सेकंड केस है केसी की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 के, तो इसका क्या मतलब है? केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा तभी हो सकती है जब आपके पास ऊपर नोमिनेटर में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो और नीचे वाली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो। मे बी यहाँ से अब आंसर क्या आएगा? 2.5 आएगा। तो दैट मीन कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और रिएक्टेंट की क्या है? कम। अगर थर्ड आ जाए आपके पास केस कि केसी की वैल्यू कम है 1 से, ये तभी हो सकती है जब ऊपर आपके पास प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम हो और रिएक्टेंट ज्यादा हो। यहाँ से आपके पास आंसर मेरे ख्याल से 0.4 आ जाएगा शायद। तो हमारा वो कंसर्न नहीं 0.4 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है उस चीज से। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस देन होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, यहाँ उसके एक्टिव मास की। अब अगर आप गौर से देखो, आप वापस जाओ ऊपर इक्वेशन की तरफ, तो हर तरह की इक्वेशन आपके पास इस तरीके की नहीं होती, आप उसकी बैलेंसिंग भी करते हो। क्यों, कैसे करते हो? मतलब आपके पास कोई, हम एक अगर रिएक्शन लिखने की कोशिश करें तो आप मे बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लो, और यहाँ पर अगर आप कर लो HCl कर लो अगर, तो यहाँ पर आपके पास क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास वाटर बन जाएगा। तो आप बैलेंसिंग करने के लिए फोर्स से यहाँ पर क्या लगाते हो? 2 लगाते हो, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब ये 2 है। यहाँ पर तो हमने ऐसा सिनेरियो लिखा ही नहीं, मतलब हमने कोफिशिएंट के तौर पर किसी चीज को ऐड किया ही नहीं। तो अब हम कोफिशिएंट के तौर पर भी लगा कर देख लेते हैं और हमारे पास क्या आंसर आएगा वो भी चेक कर लेते हैं।
अब आपके पास ए का कोफिशिएंट में भी ए है, इसका बी है, इसका स्मॉल सी है, इसका स्मॉल डी है, तो ये कहाँ पर जाएंगे? तो याद रख लो, ये एक्टिव मैथ ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में यहाँ पर चले जाएंगे। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा, डी का डी आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। तो जो कोफिशिएंट है दैट वुड बी रेज टू एक्सपोनेंशियल पावर आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और फाइनल जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी दैट वुड बी लाइक सो, लाइक सी जी ए एंड बी। तो आपके पास ये आपके आंसर आ गए। तो आप इनको भी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास हम आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन उठा कर लेकर आए और उनको हम उनके जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है ना, एक्चुअल में जो केसी की वैल्यू भी, ये ऊपर जाओ, ये जो आपके पास एक इक्वेशन बनी है, ये आपके पास क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। तो पेपर में आपको इस तरह से भी छोड़ आते हैं कि आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को उनकी एक आपको रिएक्शन दिया होगा और आपने वहाँ पे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाने होंगे। सिंपल सेट बेसिक रिएक्शन होते हैं जो ज़्यादा आ जाता होता है, दैट इज नाइट्रोजन इनटू हाइड्रोजन, और आपके पास अमोनिया बन रही है। तो आपने इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाना है, तो आप कैसे बनेगा? सबसे ऊपर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट आपके पास NH3 है, इसका अपना एक्टिव मास शो कर देना है, और 2 है, 2 आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर में आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ आपके पास क्या 3 है, तो 3 आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपके पास इसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं, और अ, ये आपको करने पड़ेंगे। और इस तरह से भी हो सकता है कि आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन दिया हो और उससे आपने एक इक्वेशन बनानी हो, मे भी हम एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक PCl5, और हम बनाते हैं Cl2 into PCl3। अब आपके पेपर में 4 से ये शॉर्ट आया हुआ है, और आपने क्या करना है, आपने से एक रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो लिखनी है। तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे कि अब आपको पता है कि ऊपर वाली साइड पर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, सही, और नीचे वाली साइड पर आपके पास क्या होगी, आपकी रिएक्टेंट स्टेट होगी। तो आप कैसे रिएक्शन लिखोगे? PCl3 इन प्लस Cl2, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन आ जाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन। और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं आप। तो होप सो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने की कंडीशंस की। ये भी आपके पास एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। हम कलर दोबारा से ब्लैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? कंडीशंस टू मेंटेन केमिकल इक्वलिटी। होप सो आपको राइटिंग भी समझ आ रही होगी। अब कंडीशंस आपके पास क्या है मेंटेन करने की इक्विलिब्रियम को? अब सिंपल सी बात है, आपने कंसंट्रेशन नहीं चेंज करनी, छेड़नी नहीं। तो पहली कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, इसी बेस पर आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या रखनी पड़ेगी, दैट मस्ट बी रिमेन्ड अनचेंज। आपने चेंज नहीं करनी, वो अनचेंज रहनी चाहिए। देन आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या आ सकती है? अब टेम्परेचर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वो चेंज नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी आपके पास। देन आपके पास क्या है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम भी आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करोगे तो आपके पास कंसंट्रेशन में चेंज आएगी, वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर भी चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। तो आपके पास ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था। देन आपके पास हाउ टू रिकॉग्नाइज रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। इसमें कुछ भी नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम डिटेल लेक्चर्स की बात करेंगे, ये तो हमारे पास वन शॉट लेक्चर है जो कंसेप्चुअल है, और जो हमारा एग्जैक्टली जो मेन जो हम अपने टॉपिक की तरफ जो बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा रिवीजन सेशन है, उस पर रहते हुए हम सिर्फ इसको इतना डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के केमिकल मेथड्स भी हैं, और आपके पास फिजिकल बेस भी हैं, फिजिकल मेथड्स भी। केमिकली आप उसको ऑन द बेस्ड ऑन टाइट्रेशन करते, सही है, टाइट्रेशन की बेस पर आप करते हो। फिजिकली आपके पास एक एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या स्पेक्ट्रोमीटर आप उसको बोल लो सिंपली, आप उसके जरिए से आप चेक करते हो। फिर आपके पास नया टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम ऊपर डेफिनेशन कर चुके हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और किस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। दो हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब लाइक सो आपके पास इस तरीके से थी ये वैल्यू, और टू डिवाइडेड बाय
द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट। आपके पास ये कंसंट्रेशन थी और यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आपके कोफिशिएंट आ गए थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आगे। अच्छा, और हम ये भी बात कर चुके थे कि केसी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर की वैल्यू आप चेंज करोगे तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पर क्या है कि केसी के क्या कोई यूनिट्स हैं कि नहीं है, या केसी के कोई यूनिट्स हैं कि नहीं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि केसी के यूनिट्स होंगे कि नहीं होंगे। अब चेक करो कैसे। अब पहला हम केस देखते हैं जहां पर केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे, नो यूनिट्स होंगे। एक हम इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और योर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। अब सिंपली क्या करना है, और आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं कि आपको इक्वेशन दी होगी और आपने उस इक्वेशन के केसी की अपने यूनिट्स निकालने, तो आप यहाँ पर सीख लेना, हम अलहदा से उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो आपने सिंपली एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन बनाओगे एच आई और एक्टिव मैस आ गया आपके पास, स्टीयर आ गया, और आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, नीचे हाइड्रोजन और क्या आ गया आपके पास, आयोडीन आ गया। अब अगर आपको कंफर्म हो, अगर आपको पता हो, तो हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है वो वैसी बात आपके पास क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। तो आप क्या लिखोगे, वैल्यूज प्लेस कर दोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपके पास मोलर कंसंट्रेशन है, इनटू आपके पास रेज टू पावर 2 आ जाएगा। सेम हाइड्रोजन की आपके पास कितनी वैल्यू है, मोल इनटू पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। सेम आयोडीन की आपके पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा। अब आपको मैथमेटिक का रूल पता है कि अगर आपकी बेस सेम होगी, मतलब 4 से ए है और एक ये है और एक ये, तो इनकी जो एक्सपोनेंट है, जो इनकी पावर है, वो क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, मतलब इस तरह से आंसर 3 आ जाएगा। अब सेम आपके पास ये दो बेसिस सेम है, जो इनकी पावर 1 है, तो ये आपके पास क्या बनेगी, केसी की वैल्यू किस तरह से, यूनिट कैसे आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब बेस सेम है तो आप पावर्स को क्या कर दोगे, सम अप कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगी और आपके पास केसी का क्या आ जाएगा, नो यूनिट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ये निकाल के प्रूव करके दिखाओगे। अगर यूनिट हो तब हम एक रिएक्शन हो चेक कर लेते हैं, हम वापस से कलर चेंज करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। अब ये रिएक्शन आपके पास क्या है, नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन इंटू अमोनिया, अमोनिया बने। सिंपली क्या करना है, अपन एक प्रीवियस एक्सप्रेशन बनाना है, दैट इज NH3 और आपके पास इसका स्क्वायर और नाइट्रोजन आपके पास आ जाएगी, और सेम आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन लेकिन रेज टू पावर 3। अब सिंपल इसमें वैल्यूज प्लेस कर दो आप, तो क्या आएगी, अमोनिया केस में मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, सही है, और नीचे क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन के केस में, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू पावर थ्राइस, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो आपके पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर 1 है, तो ये आपके पास नीचे जो पावर बन जाएगी वो 4 बन जाएगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्वाड्रपल आ गया, मतलब 4 पावर है। अब 4 पावर को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इस तरीके से कि इसको 2 की पावर में स्प्लिट कर दो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, जो आपके पास नॉर्मल रह रहा है, नीचे आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब सिंपली क्या होगा पुत्र, कि यहाँ से ये चीज कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी केसी की 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब सिंपली आप इसको ऊपर ले जाओ, जब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो आपकी जो पार है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, तो आपके पास केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल इंटू डेसीमीटर क्यूब इंटू -2 एक्सपोनेंट में आ जाएगा। अब इसको सिंपली अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो केसी के यूनिट आएंगे वो क्या आ जाएंगे, पर मोल स्क्वायर इंटू डेसीमीटर क्यूब की पावर 6, ही आपके पास केसी के यूनिट आ गए। होप सो आपको ये समझ लगी होगी कि आपके पास ये किस तरह से इक्वेशन करती है। मैम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम कर लेते हैं कि केसी के अगर आपने यूनिट निकालने तो किस तरह से, किस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेना है और रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा डेल्टा एन आ जाएगा। डेल्टा एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास है प्रोडक्ट के, माइनस नंबर ऑफ मोल्स किस चीज़ के, रिएक्टेंट के, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जैसे आपके पास एक इक्वेशन थी, तो क्या थी इक्वेशन, नाइट्रोजन इंटू हाइड्रोजन इंटू अमोनिया। अब प्रोडक्ट की साइड पर आपके पास कितने रिएक्टेंट है, मोल हैं, 2,
और रेक्टेंगल की साइड पर आपके पास कितने 4 हैं, -4 आ गए, तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब सिंपली -2 को आप यहाँ पर प्लेस करो, तो केसी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू -2। तो सेम केस यहाँ पर नहीं आ रहा था, सेम केस यहाँ पर आ रहा है, तो सेम इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है पुत्र, ये जो फॉर्मूला है, इट इज़ फॉर योर और यस, ये आपके एमसीक्यू हल करने में आपको मदद देगा और आसानी से आपके पास ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी। देन लास्ट पर है आपके पास जो आपके इस टॉपिक का जो एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास दो तरह की हो सकती है, एक होगी लेफ्ट होगी, तो यहाँ आपके पास क्या होगी राइट होगी। अब मे बी फोर से आपके पास ये डायरेक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन आपके पास ये है। अब जब इक्विलिब्रियम आया तो उस टाइम पर 70 ए थे 30 बी थे, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर रेक्टेंट की साइड पर ज्यादा है, मतलब लेफ्ट साइड पर ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है दैट इज ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब जब अब यहाँ पर इस इरेक्शन में आपके पास इक्विलिब्रियम आया तो 30 ए थे 70 बी थे, मतलब बी वाली साइड, मतलब प्रोडक्ट वाली साइड पर आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब आपके पास आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है राइट है। ठीक है, देन आपके पास लास्ट एक छोटी सी चीज, फिर उसके बाद हम मेजर टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। हम इसके बाद हम लेक्चर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। दैट इज जो कैटलिस्ट है ना पुत्र, कैटलिस्ट आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, आपके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। इक्विलिब्रियम कांट बी डिस्टर्ब्ड बाय योर कैटलिस्ट। ठीक है, अब होगा सिंपली क्या, सिंपली ये क्या कर देगा, जो अपना काम इसने करना है, ये क्या कर देगा आपके पास रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, फास्ट अप कर देगा, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बाकी आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, आप प्रेशर चेंज करोगे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करोगे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और पोजीशंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन कैटलिस्ट ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका जो केमिकल रिएक्शन है दैट बी फास्टर, स्पीड अप हो जाएगा उसका। देन आपके पास मतलब लास्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इसका हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको केसी की वैल्यू पता हो तो आप क्या चीजें पता लगा सकते हैं। पहली चीज ये है कि जब आपको केसी की वैल्यू पता होगी तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन पता कर सकते हो कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग में कितने थे। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक पता कर सकते हो, तो क्या पता कर सकते हो कि आपके रिएक्शन की जो एक्सटेंट है वो पता कर सकते हो कि आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस हद तक है, और मतलब उसकी सिंपल अगर ये बात करो कि पोजीशन कौन सी है, आप ये पता कर सकते हो। और आप उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हो कि आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सॉरी रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में कर, आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आप आइदर रिवर्स डायरेक्शन चल रही है, या पता कर सकते हो। देन आप उस पर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर चेक कर सकते हो, प्रेशर चेक कर सकते हो, वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पर केसी की वैल्यू है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेक्टेंट, और आपके पास क्या है इस टाइम पर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। अगर तो केसी की वैल्यू 1 आ रही है तो दैट मीन आपका जो डायरेक्शन है वो एक्सटेंड उसकी इक्विलिब्रियम पर है, डायरेक्शन है वो भी इक्विलिब्रियम पर, मतलब डायरेक्शन मूव ऑन नहीं कर रहा। हाँ, अगर आपके पास केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है दैट मीन प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा है, तो दैट मीन जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास रिवर्स रहने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो वो वापस चलेगा रिवर्स डायरेक्शन में ताकि मेंटेन कर सके। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब केसी की वैल्यू 1 से कम होगी, तो आपके पास जो डायरेक्शन रहने वाली है दैट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन रहने वाली है। अगर आपके पास केसी की वैल्यू एक्सटेंट के केस में 1 है तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है दैट मीन कि आपका जो रिएक्शन है जब इक्विलिब्रियम पर आया तो वहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थी, मतलब ज्यादा थी, मतलब ज्यादा तादाद में थी, मतलब आपका यहाँ पर जो पोजीशन है वो राइट केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर आपके पास केसी की वैल्यू 1 से कम है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा थे जब इक्विलिब्रियम आया, तो आपकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पर है, तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो। देन हम एक रिएक्शन करेंगे, सिर्फ एक रिएक्शन करेंगे, हम सेकंड रिएक्शन का बता देंगे आपको कि ये क्या होता है और इसमें क्या हो रहा है, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज हैबर्स प्रोसेस।
Haber's process is industrial method in industrial utilization to form ammonia. अब सिंपली आपके पास ये क्या है, नाइट्रोजन है, फिर आपके पास हाइड्रोजन है। अब जितनी बार हम इस रिएक्शन में ये रिएक्शन लिख चुके हैं तो ये आपको जुबानी आ जाना चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है पुत्र के, जब आपके पास इक्विलिब्रियम आता है, इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो तकरीबन 33 to 35% ये होती है। आपकी बुक में जो एग्जाम एमसीक्यू लिखा होगा वो आपने याद कर। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं कि इनके साथ यहाँ पर हीट भी रिलीज होगी। अच्छा, अब आगे ज्यादा हम जाने से पहले एक चीज हम देख लेते हैं, ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल आपकी बुक में ब्लू बॉक्स के अंदर लास्ट पेज पर, मतलब इस चैप्टर के लास्ट पेज पर जहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उसके ऊपर ली शैटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन है ब्लू बॉक्स के अंदर, वो आप डिस्कस कर लोगे। अब सिंपली क्या होता है, ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद था और आपने उसके ऊपर मतलब फोर्स, ये सिस्टम है और ये सिस्टम कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पर है, आपने इसके ऊपर चेंज अप्लाई कर दी। चेंज अप्लाई करोगे तो ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम से हट जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, वापस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, जब ये उस चेंज जो आपने चेंज लगाई है, मतलब अगर आपने इसके मुंह पर राइट साइड पर थप्पड़ मारा है तो आप इसकी डायरेक्शन आपके पास लेफ्ट साइड पर होगी, तो सेम आपको लेफ्ट साइड पर भी थप्पड़ मारना पड़ेगा, मतलब एक ही मार लेगा और इसकी जो चेंज होगी वो आपके पास राइट साइड या नॉर्मल साइड पर आपके पास याद है। मतलब अगर आपने इसको फोर्स लगाई 5 न्यूटन की राइट साइड पर, सही है, तो ये भी फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन की लेकिन लेफ्ट साइड पर। ये साइन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने चला खुशी, मतलब ये जो आपने इसके ऊपर चेंज या इफेक्ट क्रिएट किया ये उसको 100% नलीफाई करने की कोशिश करेगा जब तक ये कर सके, सही है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हैबर्स प्रोसेस। अब यहाँ पर हमें यील्ड क्या करनी है, आई नीड टू एनहांस माई यील्ड। मैं कैसे कर सकता हूँ, अब ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यील्ड ज्यादा कैसे करोगे, अमोनिया ज्यादा करके। पहला तरीका ये है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दो, ज्यादा कर दो। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा करोगे तो ये सिस्टम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा, मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। सेकंड मेथड आपके पास क्या है, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दो, जितनी अमोनिया बनी है वो निकलवा लो वहां से। अब ये अमोनिया कम होगी तो आपने चेंज अप्लाई की तो आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गया, हट गया, तो ये फिर अमोनिया ज्यादा बनाएगा, मतलब फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। अब आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, सिस्टम की हीट ज्यादा है, आपने यहाँ पर क्या की, हीट थोड़ी सी कम कर दी, सही है। जब आपने यहाँ पर हीट कम की, मतलब ज्यादा हीट नहीं दे रहे हो आप, मे बी 400 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो शायद, आपकी बुक में जो लिखा होगा। लेट मी चेक इट फर्स्ट देन वी विल टॉक इट। ठीक है, तो आपने 400 डिग्री सेल्सियस किया तो उसके लिए आपके पास क्या टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर आपने पास क्या किया, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर कम किया आपने, तो ये अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ताकि हीट पैदा हो, हीट से आपके सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, रेज अप हो। देन आपके पास एक चीज पता होनी चाहिए कि आप प्रेशर का भी खेल यहाँ पर होता है। प्रेशर लिंक्ड करता है आपके पास वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम आपके पास लिंक करती है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो कि वॉल्यूम चेंज करो, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना, ये आपके पास है, मोल पर डेसिमीटर की आपके पास आती है, तो वॉल्यूम आप प्रेशर चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके पास कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। अब अगर आप प्रेशर क्या कर देते हो, ज्यादा कर देते हो, सही है, तो प्रेशर ज्यादा कर देते हो तो 4 से 200 ATM है, तब भी आपके पास सिस्टम उस डायरेक्शन में चलेगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पर 4 है, अगर आप इस पर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा, तो आपकी जो यील्ड है वो होगी वो तकरीबन 98% तक आ जाएगी। देन सेकंड जो आपके पास प्रोसेस है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आप क्या करते हो, सल्फर। अच्छा, एक और चीज, हैमर प्रोसेस में ना जो आपका कैटलिस्ट है दैट इज आयरन, तो आपको ये भी हमसे आना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होता है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड आपके पास क्या है, कैटलिस्ट है, जिससे क्या बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं बस। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड से आप आगे सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं, दैट इज द किंग ऑफ केमिकल्स। इससे आप बहुत सारी आप ड्रग्स बना सकते हो, फर्टिलाइजर्स बना सकते हो, डाइज बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हो। तो ये चीज़ भी आप आपके पास ऑप्टिमल कंडीशन में होगी, जो आप वो बुक से चेक कर सकते हो।
तो होप्स तो आपको ये चैप्टर समझ लगा होगा, इसकी क्लैरिटी हुई होगी कि हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे और क्या करना चाह रहे थे। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। देन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी, तो काइंडली इस चैनल को, इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर हकीकतन आप वाकई में सेटिस्फाई हुए हों इस छोटी सी काविश के साथ, देन काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। इसमें आपकी भी ग्रोथ है, हमारी भी ग्रोथ है। और दैट्स इट। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।